जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो आज का टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, और पिछले वीडियो में आप लोगों ने दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो 1336 ईस्वी में दो लोगों ने की थी और दोनों भाई थे। कौन? पहला नाम हरिहर का आता है और दूसरा नाम बुक्का का आता है। ठीक, तो हरिहर और बुक्का 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी और 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। मतलब ये लोग 5 भाई थे। और विजयनगर का शाब्दिक जो अर्थ होता है जीत का शहर, और विजय का मतलब जीत होता है, सब आपको पता ही है। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त कर की थी। ठीक, और हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना भी की थी। अब यहाँ पर संगम वंश के प्रमुख शासकों के नाम दिए गए हैं, इनको भी जल्दी से देख लेते हैं। तो पहले शासक का नाम आप सबको पता है, हरिहर, और इनका टाइम पीरियड दिया हुआ है। इसके बाद बुक्का फर्स्ट, फिर हरिहर द्वितीय, फिर देवराय फर्स्ट, देवराय द्वितीय और मल्लिकार्जुन, और उसके बाद जो लास्ट है विरूपाक्ष द्वितीय। और इनकी यहाँ पे डेट भी दी हुई है कि किस टाइम पीरियड से किस टाइम पीरियड तक इनका शासन था। तो यहाँ पर संगम वंश के प्रमुख शासकों की बात हो गई है। अब क्योंकि इसने नाम ही संगम राजवंश दे दिया था। अगले पॉइंट की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। ठीक, याद कर लीजिए, विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो क्या थी? हम्पी थी। और विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित हैं और इसकी राजभाषा तेलुगु थी। अगले पॉइंट की बात करें तो हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। ठीक, किसके सामंत थे ये लोग? हरिहर एवं बुक्का, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ये लोग पहले सामंत थे और किसके? काकतीय के, मतलब काकतीय वंश है, वंश था। उसके शासक प्रताप रुद्रदेव उन्हीं लोगों के ये सामंत थे। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों ने शासन किया, जैसे संगम, तो पहला आप लोग ये देख ही हैं। उसके बाद सलुव, तुलुव एवं अरावीडु वंश। ठीक, तो ये क्रम है शासन का, किन वंशों ने शासन किया विजयनगर साम्राज्य पर। इसके बाद बुक्का प्रथम ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। ये भी आप याद कर सकते हैं कि बुक्का फर्स्ट ने या प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? तो वेदमार्ग प्रतिष्ठापक। ओके, अगले पॉइंट की बात करें तो हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। तो प्रश्न यहाँ से उठ सकता है कि संगम शासकों में सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की, किस शासक ने धारण की? तो आंसर क्या होगा उसका? हरिहर द्वितीय। अब इटली का यात्री है, देखिए यात्री भी आप थोड़ा थोड़ा दिमाग में रख सकते हैं ना, कभी मैचिंग में पूछ लेते हैं। इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आए। तो इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर, ठीक, और उस समय शासन किसका था? देवराय प्रथम। और देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का भाई निर्माण भी करवाया। बांध का निर्माण क्यों कराएगा? ताकि मतलब जल की कमी को दूर किया जा सके और नगर में नहरें ला सके। सिंचाई के लिए उसने हरिद्रा नदी पर क्या बनाया? बांध बनाया। और संगम वंश का सबसे प्रतापी जो राजा था वो देवराय द्वितीय था, और इसे मतलब इमाड़ी देवराय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इमाड़ी देवराय। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया है। आगे जो पॉइंट है, अगला पॉइंट है। ठीक, अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो फारसी एक राजदूत है, फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय। ठीक, सॉरी, मतलब फारसी राजदूत जो है उसका नाम अब्दुल रज्जाक है, और वो देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया। और इसके अनुसार विजयनगर में पुलिस वालों का वेतन वेश्यालयों की आय से दी जाती थी। अगले पॉइंट की बात करें तो तेलुगु कवि जो है श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय के दरबार में रहे। ओके, अब एक और शख्स हैं जिनका नाम फरिश्ता है। तो फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया एवं उन्हें जागीरें दी थी। और एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जगबेटकर, मतलब हाथियों का शिकारी, कहा गया है। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि जगबेटकर किसको कहा गया?
ठीक, तो आप बता सकते हैं ये देवराय द्वितीय को कहा गया क्योंकि ये हाथियों का शिकारी था। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानीति एवं ब्रह्मसूत्र पर क्या लिखा, भाष्य लिखा है। और मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। और मल्लिकार्जुन कौन है भाई, सी संगम वंश का शासक। तो और फिर इसके बाद सालुव नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालुव वंश ठीक की स्थापना की और 1485 से 1506 ईस्वी। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो शालू के बाद तुलुव, ठीक, तो तुलुव वंश 1505 से 1565 की स्थापना किसने की, वीर नरसिंह ने की थी। और तुलुव वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। इसका भी नाम आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। कृष्णदेव राय किस मतलब वंश से रिलेटेड था, तुलुव वंश। तुलुव वंश वह 8 दिसंबर 1509 को शासक बना और सालुव तिन्मा कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया। ठीक, तो बाबर ने क्या कहा कि ये जो है भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखिए। कृष्णदेव राय के भी एक शासनकाल में पुर्तगाली यात्री भाई यात्रा पे आया था। उसका नाम था क्या था, डोमिगोस। डोमिनोज नहीं, डोमिगोस, ठीक, लेकिन डोमिनो से आप याद कर सकते हैं। और कहाँ आया था, विजयनगर आया था। तो ये पॉइंट यहाँ पे हो गया डोमिगोस वाला जो पुर्तगाली यात्री था। ठीक, इसके बाद कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। और उसके शासनकाल में तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, ये क्या है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि क्लासिकल युग कब हुआ भाई, कृष्णदेव राय के टाइम पीरियड में। इसके बाद कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त माल्याद एवं संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना की। 2 रचनाएं कौन कौन सी हैं, अमुक्त माल्याद एवं संस्कृत में जाम्बवती। क्या, संस्कृत में जाम्बवती, संस्कृत मतलब संस्कृत में लिखी है लैंग्वेज। पांडुरंग महात्म की रचना जो है वो तेनालीराम रामकृष्ण ने की थी। और अगले पॉइंट की बात करें तो नागलपुर नामक नए नगर हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण जो है वो कृष्णदेव राय ने करवाया था। विट्ठल स्वामी मंदिर एवं हजारा निर्माण किसने कराया, कृष्णदेव राय ने। और कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 में हो गई। और कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज एवं आंध्र पितामह की उपाधि धारण की थी। और तुलु वंश के अंतिम शासक की बात करें तो सदाशिव का नाम आता है। तो आप याद रखिएगा कि तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था, सदाशिव। की बात करें तो राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा या बन्नीहट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ। ठीक, और इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हो गया। अब विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में कौन कौन से जो राज्य थे वो शामिल थे, बीजापुर हो गया, अहमदनगर हो गया, गोलकुंडा हो गया और बीदर हो गया। और इस संयुक्त मोर्चे का जो नेतृत्व है वो अली आदिल शाह कर रहा था। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का जो नेतृत्व है वो राम राय कर रहा था। इसके बाद विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। एक तो तुंगभद्रा के दोआब और कृष्णा गोदावरी के कछार में और मराठवाड़ा प्रदेश में। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ कर दिया। और विजयनगर के चौथे राजवंश, ठीक, और चौथे राजवंश का नाम क्या है, अराविडु वंश। ठीक, तो इसकी स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में किया। और अराविडु वंश का जो अंतिम शासक है वो रंग द्वितीय था। अराविडु शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही वोडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। तो मैसूर राज्य की स्थापना किसने की थी, वोडेयार ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम घटते क्रम में जैसे सबसे बड़ा प्रांत, फिर कोट्टम जिसे जिला कहते हैं, उसके बाद नाडु, मेला ग्राम ये 50 ग्रामों का समूह था। उर मतलब वही ग्राम, ठीक, उर मतलब क्या होता है, ग्राम। और विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। नायक फिल्म वाले अनिल कपूर नहीं, सेना वाले नायक। ये नायक वस्तुतः भू सामंत थे जिन्हें
राजा वेतन के बदले अथवा उनकी अधीनस्थ सेना के रख रखाव के लिए विशेष भूखंड दे देता था, जो अमरम कहलाता था। एक है अयंगर व्यवस्था। तो ये अयंगर व्यवस्था क्या है, इसको भी पढ़ लेते हैं। अयंगर व्यवस्था तो देखिए, प्रशासन को सही ढंग से या सुचारू रूप से चलाने के लिए, संचालित करने के लिए मतलब प्रत्येक गांव में एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। ठीक, किसको, प्रशासन को सही ढंग से संचालित करने के लिए मतलब हर एक गांव को, प्रत्येक गांव को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। और इन ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। इनको सामूहिक रूप से क्या कहा जाता था, अयंगर कहा जाता था। ये अवैतनिक होते थे। इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त व कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी, और इनका पद आनुवंशिक होता था। वह इस पद को बेच या गिरवी रख सकता था, और ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाज़त के बिना ना तो मतलब बेची जा सकती थी और ना ही दान में दी जा सकती थी। अब विजयनगर में आने वाले कुछ प्रमुख विदेशी यात्रियों के नाम भी जान लेते हैं। तो निकोलो कोंटी आपको पता है इटली देश से रिलेटेड है, और ये देवराय फर्स्ट के शासनकाल में आया। अब्दुल रज़ाक की बात करें तो फारस देश से देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया। नूनीज की बात करें तो नूनीज, डोमिंग पायस और बारबोसा, ये पुर्तगाल के थे, तीनों पुर्तगाल के थे। लेकिन जो नूनीज है वो अच्युत राय, डोमिंग कृष्णदेवराय अभी पढ़े थे, और बारबोसा भी कृष्णदेवराय के शासनकाल में आया। अब ये तो हो गया भैया विजयनगर आने वाले जो प्रमुख विदेशी यात्री हैं उनके बारे में। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है कि कर्णिक नामक अयंगर के पास ज़मीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। किसके, कर्णिक। और विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत जो था वो लगान, ठीक, लगान था। और भू राजस्व की दर उपज का 1/6वां भाग था। विवाह कर वर एवं वधू कर दोनों से लिया जाता था, मतलब शादी भी करो कर भी दो। और विधवा से विवाह विधवा से विवाह जो कर लेता था उसको कर मुक्त रखा जाता था। उम्बली क्या होती है इसकी बात करें तो गांव में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति क्या थी, उम्बली। अब रक्त कोडगी देखते हैं। रक्त कोडगी क्या होता है, तो युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को कहा जाता था। कुड्डगी की बात करें तो ब्राह्मण मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे, ऐसी भूमि को कुट्टगी कहा जाता था। अगला है कि वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे, उन्हें क्या कहा जाता था, कूदी कहलाते थे। इसके बाद अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो विजयनगर का सैन्य विभाग कदा 4 कहलाता था, तथा इस विभाग का उच्च अधिकारी जो था वो दंडनायक था या सेनापति होता था। टकसाल विभाग को जोरी खाना भी कहा जाता था। चट्टियों की तरह व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को वीर पंजाल कहा जाता था। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा कहा जाता था। ठीक, जो आप समझ रहे हैं वो नहीं, बड़वा लिखा है, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी और मनुष्यों के क्रय विक्रय को वेश्यावृत्ति कहा जाता था, और मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था, और इनको आजीविका के लिए भूमि या नियमित वेतन दिया जाता था। और विजयनगर राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था। और विजयनगर की जो मुद्रा पेगोडा या बहमनी, जो विजयनगर की मुद्रा थी वो पेगोडा, और बहमनी राज की मुद्रा हूंड थी। तो यहाँ से आप मुद्राएं क्या थी किस नगर की आप समझ सकते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और उसमें जो भी वंश हुए उनकी बातें हम लोगों ने कर ली है। साथ ही साथ अनेक राजाओं के शासनकाल में जो विदेशी यात्री आए हैं विभिन्न देशों से, उनकी भी बात हम लोगों ने कर ली है। तो अगले वीडियो में हम लोग बहमनी राज्य के बारे में बात करेंगे। और फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।